UP21 क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है भाई। आज भाई काफ़ी कड़ी मशक्क़त के बाद फिर से क्लास शुरू की जा रही है भाई। पीछे देखा होगा तुमने, काफ़ी कम वीडियो उपलब्ध कराई जा रही होंगी। आज से फिर वीडियो तुम्हें रेगुलर मिलने लगेगी भाई। हिंदी की भी क्लास मिलेगी और प्रैक्टिस सेट भी डेली मिलेगा भाई। पीछे 2-4 दिन से कुछ खराबी के कारण क्लासें उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। आज से जो क्लासें फिर रेगुलर मिलेंगी भाई। तो देखते हैं, आज प्रैक्टिस सेट 22 पर आ चुके हैं। पीछे प्रैक्टिस सेट 21 कर चुके हैं और 22 में प्रैक्टिस सेट को लेकर आज चर्चा करने वाले हैं। तो 22 में प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है भाई, निम्न में से कौन सा म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह है? पहला ऑप्शन दे रखा है बामर, दूसरा ऑप्शन रोहिंग्या, तीसरा ऑप्शन चकमा और चौथा ऑप्शन करेन। तो यहाँ पर एक कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, उनके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। रोहिंग्या मुसलमान का संबंध भी किससे है? म्यांमार से भाई। रोहिंग्या मुसलमान का संबंध किससे? म्यांमार से है। चकमा शरणार्थी का संबंध आप देखोगे बांग्लादेश से होता है भैया, बांग्लादेश। तो ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में पूछे गए हैं भाई। तो म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समुदाय जो हमारा होगा वो होगा बामर। म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समुदाय कौन सा होगा? बामर। अब म्यांमार से लेकर कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। म्यांमार जो था ये भारत का हिस्सा था भाई, लेकिन म्यांमार का जो पुराना नाम था बर्मा। देखते होगे म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा, जो कि भारत का हिस्सा था। लेकिन भारत शासन अधिनियम पूछा जाता है भाई। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा भारत से अलग कर दिया गया भाई। बर्मा भारत से अलग कर दिया गया। तो भाई म्यांमार का जो पुराना नाम था बर्मा, लेकिन म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा और यहाँ की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? रंगून। लेकिन वर्तमान में जो राजधानी है 2005 से यहाँ की जो कैपिटल है भैया वो नैपीडा है। 2005 से यहाँ की कैपिटल हमें देखने को मिलेगी नैपीडा। पूछा जाता है पेपर में, 2005 से इसकी कैपिटल हो जाती है नैपीडा म्यांमार की। अब देखो, जब बर्मा भारत से अलग हुआ था उस समय वायसराय कौन था? पूछा जाएगा भी पेपर में। उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय की बात करें, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय थे। जब बर्मा भारत से अलग हुआ था उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। कौन सा अधिनियम था? 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में बर्मा किससे अलग हो गया? भारत से अलग हो गया। यहीं पर तुम्हें बर्मा में ही एक जेल देखने को मिलेगी, मांडले जेल, और जहाँ पर मतलब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की सज़ा 6 साल की वहाँ पर क्या काटी थी? सज़ा सुनाई गई थी भाई। और मांडले जेल पूछी जाती कहाँ पर है? बर्मा में है भाई। और उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई हुई थी। फिर भाई ध्यान रखो, तुम रंगून में देखते हो, रंगून में को लेकर एक बात आती है। रंगून में बहादुर शाह, मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय जफर की कब्र बनी हुई है। अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ? रंगून निर्वासित कर दिया गया था, पूछा जाता है भाई। तो ये ध्यान रखें। अगर म्यांमार और भारत के बीच सीमा का निर्धारण, भारत म्यांमार सीमा का निर्धारण पूछा जाता है किसके द्वारा होता है? तो भारत म्यांमार सीमा का निर्धारण होता है पहाड़ी एवं घने जंगलों के द्वारा। अब देखो, भारत के पूरब में देखोगे तो यहाँ पर एक हमें स्टेट देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ये किससे बाउंड्री साझा करेंगे? भारतीय राज्य म्यांमार से करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे हमें देखने को मिलेगा नागालैंड। इसके जस्ट नीचे हमें देखने को मिलेगा
नागालैंड देखने को मिलेगा। नागालैंड के नीचे जाएंगे तो यहाँ पर मणिपुर स्टेट मिलेगा। मणिपुर के नीचे जाएंगे तो यहाँ पर मिजोरम देखने को मिलेगा। तो म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। तो इसमें जो पहाड़ी यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की कौन सी पहाड़ी म्यांमार से सीमा साझा करेगी पूछी जाती है, तो पटकाई ब्रूम पहाड़ी होगी। यहाँ पर कौन सी पहाड़ी देखने को मिलेगी? पटकाई ब्रूम, ये अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। नागालैंड में हमें देखने को मिलेगी नागा हिल्स, नागा पहाड़ियाँ। मणिपुर में देखने को मिलेगी हमें मणिपुर हिल्स, तो यहाँ पर मणिपुर हिल्स देखने को मिलेगी। मिजोरम में जो मिलेगी पूछा जाता है मिजोरम और म्यांमार की सीमा निर्धारित करने वाली पहाड़ी, तो यहाँ पर लुसाई हिल्स देखने को मिलेगी। लुसाई पहाड़ियाँ, या इसे मीजो हिल्स भी कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर पूछा जाता है हिमालय, मतलब जो म्यांमार में हिमालय का विस्तार किस नाम से जाना जाता है? म्यांमार में हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है उसे नाम दिया जाता है अराकान योमा। म्यांमार में हिमालय की पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है कि अराकान योमा श्रेणी के नाम से जाना जाता है भाई। तो कुछ पॉइंट यहाँ पर हमें ध्यान रखने, किसके बारे में? म्यांमार के बारे में ध्यान रखें। तो इसका जो आंसर जो होगा वो ए होगा। कौन सा सबसे बड़ा जातीय समुदाय है म्यांमार का? बामर होगा। रोहिंग्या का संबंध म्यांमार से है। चकमा का संबंध किससे? बांग्लादेश से है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका ध्यान रखना। तो इस वाले क्वेश्चन का पहले वाले का आंसर जो होगा वो होगा ए आंसर होगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एसएससी जीडी 2023-2018 शीतकालीन ओलंपिक खेल प्योंगचांग साउथ कोरिया, 2014 शीतकालीन ओलंपिक खेल सोची रूस, 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेल बीजिंग चीन। तो मतलब देखो यहाँ पर कई सारे पूछेंगे। देखो तुमसे 14 का भी पूछा गया, 18 का भी, 22 का भी और 10 का भी। तो सारे पूछ लिए भाई, ध्यान रखो 10, 14, 18, 22। तो शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। तो पीछे के हमें ध्यान रखने हैं भाई। तो यहाँ पर देखो 10 में जो हुआ शीतकालीन ओलंपिक, ये वाला जो 10 में, ये लंदन में नहीं था भैया, लंदन में नहीं होगा, वैंकूवर कनाडा में आयोजित किया गया। कहाँ पर देखने को मिलेगा भैया? वैंकूवर कनाडा। तो वैंकूवर सिटी कनाडा में 2010 का शीतकालीन ओलंपिक आयोजित किया गया, और ये प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता। तो पहला मैंने बताया होगा 1924 में पहले शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे? 1924 में सैमोनिक्स फ्रांस में हुए थे। अब देखो यहाँ पर 10 का भी क्लियर तुम्हारा, 14, 18, 22। 26 का मैंने बताया होगा पिछली क्लासों में, इटली के मिलान और कॉर्टिना डी अम्पेजो शहर में आयोजित किए जाएंगे 2026 के शीतकालीन ओलंपिक खेल। अब शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के बीच अंतर पूछा जाता है, तो 2 वर्ष का अंतर होता है। कई बार पूछा जाता है कि शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्ष का अंतर होता है? तो होता है 2 वर्ष का। अब देखो यहाँ पर हमारे जो ग्रीष्मकालीन पीछे वाले जो आयोजित हुए होंगे, पिछले ग्रीष्मकालीन 2020 में आयोजित किए गए। कहाँ पर? टोक्यो। कहाँ पर? टोक्यो में। ये कौन से भैया? समर ओलंपिक टोक्यो में। अब देखो 2020 के बाद 22 में यहाँ पर कौन सा हो गया हमारा? शीतकालीन ओलंपिक। और कहाँ पर हुआ? बीजिंग। तो बीजिंग में हुआ। तो इन दोनों के मध्य कितना अंतर है? 2 वर्ष का अंतर है। तो ये पूछा जाता है ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन खेलों के आयोजन के मध्य कितने वर्ष का अंतर होता है? 2 वर्ष के अंतराल पर होंगे। लेकिन वैसे आमतौर पर शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन 4 वर्ष पर होंगे, लेकिन इन दोनों के बीच अंतर पूछा जाएगा तो 2 साल का होगा। कई बार पूछा जाता है। तो इसका पहले का आंसर जो होगा डी आंसर होगा। तो 2010 के शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पर होंगे भैया? वैंकूवर कनाडा। और 26 के होंगे इटली के शहर, इटली में होंगे भैया, मिलान और कॉर्टिना शहर। देखेंगे अगला क्वेश्चन। भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके हाथों से लिखा गया था भाई? तो यहाँ पर एक एक ऑप्शन दे रखा है। HBR अयंगर। इनको लेकर क्या पूछा जाता है भैया? संविधान सभा के सचिव कौन थे? संविधान सभा के सचिव HBR अयंगर।
तो ये ध्यान रखना भाई। दूसरे ऑप्शन की बात करें, बसंत कृष्ण वैद, इनके द्वारा जो लिखा गया है वो किस में लिखा गया? हिंदी में लिखा गया इनके द्वारा। इनके द्वारा जो संविधान, मूल संविधान किसके द्वारा? इनके द्वारा हिंदी में लिखा गया भारत का मूल संविधान। अंग्रेजी में किसके द्वारा लिखा गया? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया है भाई। तो तीसरे का हमने ये जाना। चौथे का जो, अगर चौथे की बात करें, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला, संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी भाई? 15 में एकमात्र मुस्लिम महिला जिसका नाम है बेगम एजाज रसूल। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला, सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल। तो यहाँ पर बेगम एजाज रसूल, ये कौन है भाई? बेगम एजाज रसूल। संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी भैया? 15 में भी एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल। तो इसका जो आंसर, हमारा जो आंसर है वो होगा सी आंसर होगा। भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में लिखा गया, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था। आएंगे भाई अगला क्वेश्चन नंबर अगला। हैलोजन में होता है भाई, पीछे के प्रैक्टिस सेटों में देखा होगा, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। हैलोजन समूह में कितने तत्व आते हैं? मैंने बताया होगा 5 प्राकृतिक तत्व देखने को मिलते हैं। देखो हैलोजन समूह, और ये किस नंबर से? 17 से संबंधित है। समूह नंबर अगर देखेंगे आवर्त सारणी में, तो ये समूह नंबर 17, जिसे हैलोजन के नाम से जाना जाता है। अब देखो इसमें कौन कौन से तत्व देखने को मिलेंगे हमें, तो मैंने बताया होगा 5 प्राकृतिक में एक मिलेगा हमें फ्लोरीन देखने को मिलेगा, फ्लोरीन। एक हमें देखने को मिलेगा क्लोरीन मिलेगा। एक हमें देखने को मिलेगा ब्रोमीन मिलेगा। एक हमें देखने को मिलेगा आयोडीन देखने को मिलेगा। एक मिलेगा एस्टेटीन। तो प्राकृतिक रूप से कितने मिलेंगे? 5। छठा जो है कृत्रिम रूप से, वो लैब में तैयार किया गया, और इसका जो नाम है वो कौन सा है? कृत्रिम वाला, टेरिसीन। तो ये हैलोजन में कितने तत्व? कुल प्राकृतिक तत्व 5, लेकिन कृत्रिम को मिलाकर कितने होते हैं? 6 होते हैं। देखो फ्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा? फ्लोरीन और क्लोरीन ये मिलेंगे गैसीय फॉर्म में। ये क्या है? गैसेस। ब्रोमीन क्या है भैया? द्रव फॉर्म में मिलेगा। ये दोनों किस में मिलेंगे? ठोस में। किस में मिलेंगे? ठोस में। अब देखो 2 तो हमारी गैसेज हो गई, एक द्रव हो गया, 2 क्या हो गया? ठोसिस। तो यहाँ पर देखो भाई 3 गैस है, नहीं जी भाई, आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है 2 गैस हैं, 1 तरल और 2 ठोस। 2 गैसें और 3 ठोस, 2 गैसें, 2 तरल और 2 ठोस। तो इसमें 2 गैसें होंगी, 1 तरल होगा और 2 क्या होंगे? ठोस होंगे। तो हैलोजन ग्रुप में ये वाले 5 तत्व देखने को मिलेंगे, और इनका परमाणु संख्या भी बताई होगी मैंने पिछले क्लास में। तो इसका जो आंसर होगा ये रेलवे में पूछा गया है आपसे क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर आगे, निम्नलिखित में से किसने सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखा था? अब देखो नंदलाल बोस भारतीय संविधान की मूल प्रति के डिजाइनर या दस्तकार, मूल प्रति के दस्तकार कौन थे भैया? डिजाइन किया था भैया तो नंदलाल बोस। ये आंसर नहीं होंगे। BN राव को लेकर हम पढ़ते हैं संवैधानिक सलाहकार के बारे में पढ़ते हैं। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। संवैधानिक सलाहकार के रूप में हम किसे जानते हैं भैया? BN राव। फिर एक आता है यहाँ पर फ्रैंक एंथोनी, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष, सभा के प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष या उपसभापति कौन थे भाई? फ्रैंक एंथोनी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है भैया। तो संविधान सभा के
प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे भैया? तो फ्रैंक एंथोनी का नाम पढ़ेंगे भाई, पॉलिटी में पढ़ाया होगा सर जी ने। तो इसमें जो बच जाता है हमारा बसंत कृष्ण वैद, इन्होंने भारतीय संविधान का मूल जो संस्करण लिखा था वो हिंदी में लिखा था, तो इसका जो आंसर होगा वी होगा। तो हमने पढ़ लिया हिंदी, मतलब जो संविधान की जो मूल प्रति किस भाषा में थी, तो एक इंग्लिश में थी और एक हिंदी में थी, और किसके द्वारा लिखी गई ये भी हमने जाना। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर अगला, परमाणु क्रमांक 35, 53 और 85 वाले तत्व हैं हैलाइड, उत्कृष्ट गैस, क्षारीय या हैलोजन। तो ये बार बार क्वेश्चन आ रहा होगा, काफ़ी रिपीट हुआ है, याद हो भी हो गया होगा सही से। तो ये किस ग्रुप के अंतर्गत आएंगे भैया? हैलोजन। परमाणु क्रमांक 35, 53, 85। अब देखो 35 परमाणु क्रमांक जो भाई वो किसका है यहाँ पर? ब्रोमीन का। 35 परमाणु क्रमांक किसका है भैया? ब्रोमीन का, ब्रोमीन का। अब इसका उल्टा मैंने बताया था किसका? आयोडीन का मैंने बताया था, इसका उल्टा 35 ब्रोमीन का उल्टा हो जाता है आयोडीन का। फिर मैंने इसको बताया था 5 और 3 8 और 5 कॉमन लेकर 85, ये होता है भैया एस्टेटीन का परमाणु। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? हैलोजन ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, जो कि आवर्त सारणी में कौन से समूह में मिलेगा? 17 में मिलेगा। तो ये सब क्या है? हैलोजन है भाई। तो यहाँ पर इनके परमाणु क्रमांक 35, 53, 85 तत्व हैं, तो क्या है भैया? हैलोजन है ये सारे। तो इसमें और भी देखने को मिलते हैं, मैंने और भी बताए होंगे। तो इसका जो आंसर डी आंसर है भाई, इसका आंसर होगा डी 6। क्वेश्चन नंबर अगला देखो 7, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नृत्य के क्षेत्र में पुरस्कार और मान्यता प्रदान करता है? ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी। अब देखो यहाँ पर साहित्य ललित कला अकादमी, अब इसका जो आंसर होगा हमारा संगीत नाटक अकादमी होगा। और संगीत नाटक अकादमी के बारे में बताया था मैंने, संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्यरत संस्था है भाई। और 28 जनवरी 1953 को इसका जो उद्घाटन किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। फिर भाई साहित्य अकादमी की बात करें तो भारत सरकार द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, पूछा जाता है पेपर में, पूछा भी गया। भारत सरकार द्वारा 12 मार्च 1954 को इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ पर है? ये भी नई दिल्ली में देखने को मिलेगी। ये वाली जो 5 अगस्त 1954 में स्थापित की गई, ये भी दिल्ली में देखने को मिलेगी। भारतेंदु नाट्य अकादमी ये मिलेगी 1975 में स्थापित की गई है, और ये हमें देखने को मिलेगी लखनऊ में। और संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर मिलेगी? ये दिल्ली में मिलेगी। तो भारतीय नृत्य के क्षेत्र में पुरस्कार और मान्यता प्रदान कौन करता है? संगीत नाटक अकादमी। और संगीत नाटक अकादमी के द्वारा अवार्ड भी दिया था, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया जाता है इसके द्वारा। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर अगला भाई, क्वेश्चन नंबर 8 है, सुपर हैलोजन किसे कहते हैं? आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन या ब्रोमीन। तो सुपर हैलोजन के रूप में जाना जाता है फ्लोरीन, और ये सबसे अभिक्रियाशील तत्व कौन सा? फ्लोरीन। और इसे हैलोजन, सुपर हैलोजन के नाम से जाना जाता है। तो फ्लोरीन का मैंने बताया, फ्लोरीन का इसका एटॉमिक नंबर जो होता है इसका 9 होता है, एटॉमिक नंबर 9। इसका जो एटॉमिक नंबर क्या होता है? 9। क्लोरीन का 17 होता है भैया, आयोडीन का मतलब 53 होगा, और ब्रोमीन का कितना होता है? 35, और एस्टेटीन का होगा 85। टेरिसीन का मैंने बताया एटॉमिक नंबर 117। ये सब किस में मिलेंगे? हैलोजन के अंतर्गत आएंगे, और समूह नंबर 18 में देखने को मिलेंगे। तो इसका जो आंसर होगा 8 का सी आंसर, 8 का सुपर हैलोजन के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लोरीन को जाना जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला, आईपीएल के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? आईपीएल प्रारूप में 5000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज सुरेश रैना। तो ये चारों जो स्टेटमेंट है ये विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान रखना भाई। आईपीएल की अगर शुरुआत की बात करें तो 2008 में शुरू किया गया भाई। आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में शुरू किया गया। तो आईपीएल को लेकर ही कुछ पॉइंट है। आईपीएल प्रारूप में 5000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है भैया? सुरेश रैना। सही बात है, ये आईपीएल के इतिहास में 5000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं। आईपीएल में 5000 रन पूरे करने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी
तो यहाँ पर बोल रहा है पहले विदेशी खिलाड़ी, तो डेविड वार्नर, जिनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। आईपीएल इतिहास में पहला इम्पैक्ट प्लेयर तुषार देशपांडे, ये कहाँ से हुई? चेन्नई सुपर किंग्स से। आईपीएल में पहला शतक बनाने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा नहीं है, बल्कि कौन है भाई? आईपीएल इतिहास में पहला जो शतक लगाया, मनीष पांडे। तो आईपीएल इतिहास में शतक लगाने वाले पहले भारतीय पूछे गए तो मनीष पांडे होंगे। तो इसमें जो आंसर हमारा डी वाला गलत है भाई। आंसर कौन सा? डी वाला गलत है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में, ध्यान रखना है इनके बारे में। आगे क्वेश्चन आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका से नहीं अपनाया गया? उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति महाभियोग, आर्टिकल 61, न्यायिक समीक्षा का प्रधान, महान्यायवादी का पद। तो इसमें जी क्या बोलेंगे, हमें क्या बोलेंगे? महान्यायवादी का जो पद है भाई, वो कहाँ से ग्रहण किया गया? वो ब्रिटेन से ग्रहण किया गया, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया महान्यायवादी का पद। और एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, सब ये ब्रिटेन से ली गई। तो इसमें आंसर जो हमारा डी वाला गलत है। तो संविधान के स्रोत लगभग हम सारे कवर कर चुके हैं। ऐसे धीरे धीरे टॉपिक वाइज करते चलेंगे कवर। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से एक शामिल नहीं है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 2007 से लेकर 2012 की बात कर रहा है, 2007 से लेकर 2012 तक। तो इसमें पहला एक मतलब समावेशी विकास में कौन सा शामिल? गरीबी में कमी, ये भी शामिल था। रोजगार के अवसरों का विस्तार, ये भी सही था। लैंगिक समानता असमानता में कमी, ये भी था। लेकिन यहाँ पर ये चौथा वाला जो शामिल नहीं था, पूंजी बाजार का सुदृढ़ीकरण, ये इसके अंतर्गत शामिल नहीं था। तो ये क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया था, इसका ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला है भैया, पंडित सतीश व्यास को दिसंबर 2020 में प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया। वह निम्नलिखित में किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो मैं तानसेन सम्मान के बारे में बताया हुआ, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है और 1980 में इसकी शुरुआत की गई थी। और संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है एमपी गवर्नमेंट का। तो ये पूछा गया कौन से वाद्य यंत्र से जुड़े हैं सतीश व्यास? तो सतीश व्यास को लेकर अगर बात करेंगे तो इनका संबंध संतूर से है भाई। तो संतूर के मैंने बहुत सारे कलाकार तुम्हें बताए होंगे पिछली क्लासों में, तो यहाँ पर इतना ही जानने की ज़रूरत थी भाई। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर अगला, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? तो यूपी पुलिस में ये पूछा गया क्वेश्चन 26 जनवरी 1949, 24 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1952, 26 जनवरी 1950। तो संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया। और इसी दिन संविधान पर क्या हुए थे? साइन हुए थे 284 सदस्यों के द्वारा इस पर साइन किए गए थे 24 जनवरी 1950। तो संविधान के निर्माण से लेकर अंतिम सत्र तक कुल 12 अधिवेशन हुए थे। निर्माण तक 11 और 12वें अधिवेशन में क्या किया गया था? यहाँ पर साइन किए गए थे। तो यहाँ पर जो आंसर है इसका बी आंसर है। पीछे क्वेश्चन देखे होंगे तो प्रैक्टिस सेट मैंने वहाँ पर सारी चीज़ें बताई भी होंगी। क्वेश्चन नंबर अगला आते, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 51 का प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित में से किस लक्ष्य को प्राप्त करना था? तो एक क्वेश्चन तो तुम्हें यहीं पर देखने को मिल रहा है भाई, दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय 56 से 51 किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। अब इसमें जो मतलब जो इसका जो उद्देश्य था बाहरी उद्योग, इसमें जो किया गया बाहरी उद्योगों पर ध्यान दिया गया। तो इसमें जो आंसर होगा इस दूसरी पंचवर्षीय योजना में बाहरी उद्योग स्थापित किए गए, मतलब 3 स्टील प्लांट स्थापित किए गए इस वाली पंचवर्षीय योजना में। पूछे जाते हैं देखो कौन कौन से स्टील प्लांट स्थापित किए गए यहाँ पर। एक तो यहाँ पर स्थापित किया गया तुम्हारा भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई, ये कहाँ पर स्थापित किया गया? छत्तीसगढ़ में। और ये भी पूछा था किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से ये इस्टेब्लिश किया गया, 1955 में स्थापित किया गया था।
इस पंचवर्षीय योजना में। फिर आता है एक हमारा राउरकेला, एक आता है भैया राउरकेला, तो ये उड़ीसा में स्थापित किया गया और ये किसके द्वारा भैया, जर्मनी के द्वारा। कब स्थापित किया, 1959। तो ये दूसरा स्टील प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया, तुम्हारा उड़ीसा में स्थापित किया गया 1959। एक तीसरा प्लांट और स्थापित किया गया इसमें, दुर्गापुर स्टील प्लांट, ये भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया और ये हमें देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल। और ये किसके सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया और ये भी 1959 में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है भाई, निम्न में से कौन सा स्टील प्लांट दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित नहीं किया गया। तो वहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा हुआ था बोकारो स्टील प्लांट, जो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित नहीं है। तो इसमें जो आंसर हमें बताना था भाई, डी आंसर बताना था। तो इसमें आंसर जो होगा हमारा डी होगा। तो इसमें 3 स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला, दुर्गापुर कहाँ पर है और किसके सहयोग से स्थापित किए गए और किस वर्ष स्थापित किए गए, ये 3 पॉइंट तुम्हें ध्यान रखने हैं यहाँ से। और पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, दूसरी, और इसका टाइम था 56-61 और पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और किस पर ध्यान दिया गया, भारी उद्योगों पर ध्यान दिया गया, तो ये उसका उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर अगला, अरुंधति राय ने अपनी किस पुस्तक के लिए 1997 में मैन बुकर पुरस्कार जीता। तो ये यूपी पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया। टू स्टेटस, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, हिस्ट्री ऑफ वुल्फ्स। तो अरुंधति राय ने जिस पुस्तक के लिए मतलब बुकर अवार्ड जीता है वो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो इसके लिए जीता है। और इसका जो आंसर हमारा जो होगा वी होगा। तो पुरस्कारों के बारे में भी धीरे धीरे जानते चलेंगे। तो आज हमने क्लास में किए 15 क्वेश्चन, मतलब जो वीडियो को देखें भाई और लाइक भी जरूर करते रहें और शेयर भी करते रहें भाई। तो आगे जो मिलेंगे हम अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, कल मिलेंगे भाई 23 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।